नमस्कार, सौदा आपका मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत खई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइन। जून सीरीज के पहले कारोबारी दिन शानदार बढ़त, सेंसेक्स करीब 250 अंक ऊपर, निफ्टी भी 8,400 के स्तर के बेहद करीब। मिड कैप शेयरों में भी करीब 1% की बढ़त। फार्मा इंफ्रा बैंकिंग शेयरों में तेजी। खराब नतीजों के बाद ओएनजीसी का शेयर करीब 2% टूटा। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 20% लौटा, लेकिन उम्मीद से बेहतर नतीजों के बाद कोल इंडिया के शेयर में 2% की बढ़त। आ जाएंगे सन फार्मा, सिप्ला और एमएनएम के नतीजे। सन फार्मा का मुनाफा 16% बढ़ने का अनुमान, मगर एमएनएम का मुनाफा 43% घटने की आशंका। और आज शाम आएंगे चौथी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े। ग्रोथ 7.5% से गिरकर 7.2% रहने की आशंका। और वोडाफोन ने भारतीय एयरटेल में हिस्सेदारी बेची। 4.2% हिस्सा $20 करोड़ में बेची। भारतीय एयरटेल 2.5% ऊपर। यहाँ जून सीरीज का पहला कारोबारी दिन, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन जरूर है, लेकिन आप देखिए एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। एक गिरने वाले शेयर के सामने दो बढ़ने वाले शेयर दिन के हाईस पर इस समय बाजार ट्रेड करते हुए दिखेंगे। 250 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है। और दरअसल जो तेजी देखने को मिल रही है वो इसी उम्मीद में देखने को मिल रही है कि कोई एक ब्याज दरों में कट जरूर होगा 2 तारीख को, अगले हफ्ते मंगलवार के दिन पॉलिसी में। और आप देखिए उसी बड़े इवेंट से पहले यहां पर पोजीशंस बनती हुई आपको दिखेंगी। बैंक निफ्टी ने सुबह से ही सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया। 1% तक की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और आप देखिए चौतरफा रैलीज हैं यहां पर भारतीय बाजारों में। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अच्छे नतीजों के बाद बीपीसीएल देखिए बेहतरीन तेजी दिखा रहा है। 3.5% तक की तेजी। भारतीय एयरटेल में 2.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। सीमेंट स्पेस काफी मजबूत है। अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए यहां पर बढ़त है। सन फार्मा, सिप्ला जैसे शेयरों में भी तेजी का ही रुख इस समय देखने को मिल रहा है। गिरावट है एनएमडीसी में कमजोर नतीजों के बाद, और ओएनजीसी में भी करीब 1.5% की कमजोरी ही आज के सेशन में देखने को मिल रही है। लेकिन नतीजों का सीजन चल रहा है। मैक्लायड रसल से की बात करते हैं, और मैक्लायड रसल के नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के डायरेक्टर कमल बहेती साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहेती साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जानना चाहूंगा कैसी रही चौथी तिमाही आपके लिए, और क्या बड़े हाईलाइट्स हैं जिस पर आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, देखिए लास्ट ईयर राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर से लास्ट क्वार्टर तक पुअर वेदर कंडीशंस के कारण हमारे क्रॉप लॉस काफी हुआ था इंडिया में। इनफैक्ट इंडिया में वी लॉस्ट 7 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ क्रॉप। ओवरसीज मार्केट में 15 से 20% प्राइसेज नीचे थे। तो लास्ट ईयर वाज एन एबरेशन ईयर, और ये बहुत अच्छा साल नहीं था मैक्लायड रसल के लिए, और उसका इम्पैक्ट हर क्वार्टर में देखा गया। फोर्थ क्वार्टर में भी उसका इम्पैक्ट था। मार्जिन्स भी 19% से 8% कम हुआ। लेकिन ये होने के बावजूद करंट ईयर में ये दोनों फैक्टर का रिवर्सल देखने को मिल रहा है। इंडिया में वेदर कंडीशंस काफी इंप्रूव हुई है। फर्स्ट 2 महीने में हमारे लास्ट ईयर का जो क्रॉप लॉस हुआ था उसका मेजर पार्ट को हमने रिकवर किया है। ओवरसीज मार्केट में पर्टिकुलरली केन्या में क्रॉप शॉर्टेजेस है, वहां पे प्राइसेस 25 से 30% बढ़े हैं, जिसके कारण प्राइसेस भी हायर होने चाहिए और एक्सपोर्ट्स भी इंडिया से बढ़ने चाहिए। सो लास्ट ईयर के 2 जो मेजर फैक्टर थे जिसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट था, इस साल के बिगनिंग से हमको लग रहा है दोनों रिवर्स करके पॉजिटिव होंगे। एंड हमारी टोटल ओवरऑल मार्जिन जो हमने लास्ट ईयर लॉस की थी, वी शुड बी एबल टू गेन दिस ईयर। ऑलराइट, तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये साल बेटर होगा, तो FY16 से ज्यादा अच्छी अपेक्षा रखनी चाहिए FY15 के मुकाबले, ये कहना सही होगा? हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट अगर क्रॉप रिकवरी जो आज के दिन दिखाई दे रही है और प्राइस इंक्रीजेज है, सब्सटैंशियल रिकवरी होनी चाहिए। एंड 2013-14 के मुकाबले वो रिजल्ट रहने चाहिए। 2014-15 एक एबरेशन ईयर था, एंड उसको इग्नोर करके 13-14 से कंपेयर करें तो हमको लगता है 15-16 के रिजल्ट्स काफी बेटर होंगे कंपेयर टू 14-15। और किस तरह का प्रोडक्शन की आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं इंडिया में, और विदेशी बाजारों का क्या आउटलुक है FY16 के लिए? लास्ट ईयर हमने इंडिया में 80 मिलियन किलोग्राम्स का प्रोडक्शन किया था। हमारे एक्सपेक्टेशंस है कि अगर वेदर बैलेंस पीरियड में ठीक रहे तो इस साल का टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन करीब 87 मिलियन किलोग्राम्स होना चाहिए। ओवरसीज मार्केट में लास्ट ईयर हमने करीब 26-27 मिलियन किलोग्राम्स का प्रोडक्शन किया था। इस बार एक एक्विजिशन जो हमने रवांडा में लास्ट ईयर किया था, प्लस ओवरऑल वेदर कंडीशन को देख के हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 30 मिलियन किलोग्राम्स का प्रोडक्शन वहां होगा। तो अगर दोनों को मिलाएं तो 117 मिलियन किलोग्राम्स का प्रोडक्शन, जो हमारा रिकॉर्ड प्रोडक्शन रहना चाहिए नेक्स्ट ईयर। ऑफ कोर्स हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वेदर मानसून के पीरियड में भी लास्ट ईयर से बेटर रहेगा और प्रोडक्शन में ड्रॉप नहीं होगा।
प्राइसेस वाइज ऑलरेडी 25 से 30% की बढ़त हम देख रहे हैं ओवरसीज मार्केट्स में, क्योंकि कीनिया में शॉर्टेजेस है। इंडिया का सीजन अभी स्टार्ट हुआ है, ओपनिंग प्राइसेस लास्ट ईयर के लेवल में है, पर जैसे जैसे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी और उनके प्राइसेस से कंपैरिजन होगा, हमको लगता है इंडिया में प्राइसेस भी करीब 5 से 10% इस साल में कंपेयर टू लास्ट ईयर बढ़ सकते हैं। सो बोथ ऑन प्रोडक्शन साइड एंड ऑन द प्रॉफिट ऑन द प्राइसेस साइड हमको लगता है 2015-16 लास्ट ईयर की कंपैरिजन में काफी बेटर रहना चाहिए। ऑलराइट, चलिए शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो यहाँ से वर्स्ट इज ओवर ये कहेंगे शायद, और अगला साल काफी अच्छा रह सकता है, ये है कहना मैक्लॉयड रसल के मैनेजमेंट का। शेयर देखिए दिन के हाईस के आसपास ट्रेड कर रहा है। भारतीय बाजारों में भी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। चलिए क्या रणनीति आपको बनानी चाहिए, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ CRNindia.com की नीरा जैन और शर्मिला जोशी.com की शर्मिला जोशी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन नीरा जुड़ चुकी है। हाय नीरा, गुड मॉर्निंग। ये बताइए, एक अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है, यही मानना चाहिए क्या कि क्रेडिट पॉलिसी की एक्सपेक्टेशन से पहले ये बिल्टअप है और ये और ऊपर भी जा सकता है? कौन से स्तर हैं जिस पर आपकी नजर है निफ्टी पर आज के लिए? मुझे मार्केट बहुत अच्छी लग रही है। जो पीछे जो करेक्शन दी है 3-4 दिन की, वो मुझे लगता है कि क्लियरिंग प्रेशर ही था, अदरवाइज टेक्निकली मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मार्केट में मैंने कल भी लोगों को यही बोला था कि कोई शॉर्ट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड मत करना, बल्कि सारी पोजीशंस क्विट करके जाना। यहाँ पर आज मैं तेजी की राय दे रही हूँ, बिकॉज मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट लगाया। अराउंड 8280 8250 का लेवल है, यहाँ पर प्लस कर लीजिए, बिकॉज टारगेट मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे 8500 तो पहला टारगेट साफ ही नजर आ रहा है, जो कि हमें 1-2 दिन में मिल जाना चाहिए। अदरवाइज 8550 टेक्निकली रेजिस्टेंस जोन बनता है, जहाँ पर शायद मार्केट थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकती है, पर ओवरऑल ट्रेंड बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर मार्केट काफी अच्छी लग रही है। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर तेजी का ही ध्यान रखना चाहिए और शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर नहीं रखनी चाहिए। 8500 8550 तक भी आगे आने वाले दिनों में जा सकता है निफ्टी, ये राय रख रही है हमारी एक्सपर्ट। और काफी सारी महिला दर्शक हैं जो आज हमें फोन कर रही हैं। लेडीज स्पेशल आज है CNBC आवाज पर सौदा आपका में इन्फोसिस पर राय जानना चाहती हैं रंजना जी नमस्कार, दिल्ली से आप फोन कर रही हैं। जी सर नमस्कार। बताइए क्या सवाल है आपका। इन्फोसिस के कितने शेयर आपने खरीदे? सर अभी 10 शेयर है मेरे पास। ऑलराइट, 1950 पे। और कितने समय पहले पोजीशंस बनाई आपने? सर ये आई थिंक 15-20 दिन पहले। ओके, 15-20। तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। और कितने समय का नजरिया है आपका? 1 से 2 साल का। 1 से 2 साल का टाइम होराइजन है नीरा। इनके पास इन्फोसिस जैसे क्वालिटी स्टॉक को इन्होंने चुना है अपने पोर्टफोलियो में। करीब 80 रुपए प्रति शेयर से ज्यादा का इनका मुनाफा भी हो रहा है। इन्फोसिस के चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत अच्छे हैं। अगर शॉर्ट टर्म बहुत ही शॉर्ट टर्म हम ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो चार्ट में बहुत ज्यादा लगता नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बढ़िया है। सपोर्ट है अराउंड 1900 का, ये स्टॉप लॉस मान के इनको होल्ड कर सकती हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर एक छोटा सा रेजिस्टेंस 2050 के पास आता है, जो अगर ब्रेक कर देता है तो इसमें टारगेट राउंड 2300 के बनते हैं, तो होल्ड करिए। स्टॉक का चार्ट बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म के बेसिस पर। चलिए लॉन्ग टर्म में आपको ये शेयर अच्छे रिटर्न्स कमा कर दे सकता है, ये राय नीरा की निकल कर आ रही है। इसी बीच हमारे साथ तमोशा जी जुड़ चुकी हैं। तमोशा जी नमस्कार, बताइए कहाँ से फोन किया है आपने? मैं कोलकाता से बोल रही हूँ, टालीगंज कोलकाता से। ऑलराइट जी। मेरे पास 100 शेयर है IDFC का, वो मैंने लिया था 181 पर, तो मेरा और अब वो शेयर 53 पर आ गया है। तो मेरा सवाल है कि अब मैं क्या करूं? IDFC करीब 27 रुपए प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है इस समय इनको। इस पोजीशन पर आज से बॉश शामिल हुआ है निफ्टी में, IDFC बाहर भी हुआ है। ये बताइए IDFC के चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको नीरा, और इनको क्या राय होगी, कहां पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए? देखिए अगर लॉन्ग टर्म चार्ट में देख रही हूँ तो 150 के पास एक सपोर्ट आती है, बट शॉर्ट टर्म में ये चार्ट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लॉन्ग टर्म में 150 के पास सपोर्ट है, वही स्टॉप लॉस मान के इनको होल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज 180 पे जहां पर इन्होंने खरीदा है वहां पर तो एक सेल ऑफ आया था जो कि काफी मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है इस वक्त। अगर 160 का फर्स्ट रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तो 180 तक के टारगेट नजर आते हैं, उससे पहले नहीं। तो 160 के रेजिस्टेंस तो बहुत ध्यान से देखिए। अगर 160 के पास आने पर ये वापस नीचे की तरफ लुढ़कता है तो इसको रिकंसिडर करिए कि इसमें रहना है या नहीं रहना है। अदर फिलहाल होल्ड करिए स्टॉप लॉस 150 का। एक SMS भी आया है, अनीता जी ने मुंबई से हमें SMS भेजा है। 200 शेयर इनके पास BPCL के और 700 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं और इन्होंने फरवरी 2015 से में ये पोजीशन बनाई थी, ये भी इन्होंने SMS में हमें लिखा है।
147 रुपीज का शानदार मुनाफा हो रहा है इनको। इसमें ये बताइए बीपीसीएल में मुनाफा वसूल लें या फिर होल्ड करें, अच्छा फायदा आगे भी हो सकता है? देखिए हेमंत, अभी तो स्टॉक ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर तो मैं नहीं बोलूंगी कि प्रॉफिट बुकिंग करें, बिकॉज इसमें जो फ्रेश ब्रेकआउट 760 770 के पास आया है, इसका टारगेट ही अराउंड 880 890 तक का बनता है। तो मेरे हिसाब से टारगेट इसको 880 890 का बना के इसको होल्ड करिए, स्टॉप लॉस रख लीजिएगा अराउंड 780 का। ऑलराइट, चलिए वक्त है फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक का, लेकिन आप भी अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पर क्या कैसे पहुंचा जाए, आपके काफी सारे सवाल होंगे, हम समझ रहे हैं, तो आपको केवल एक काम करना है, फोन उठाना है और हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर हमें फोन करना है। हमारे एक्सपर्ट्स आपके सवालों के जवाब देंगे। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। इसी आवाज पर 8,404 का स्तर अभी कुछ देर पहले निफ्टी ने छुआ है। ये हाई यहाँ पर लगता हुआ नजर आया है और सारे के सारे सेक्टर इंडाइसेस हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। बाजार की ब्रेथ भी काफी अच्छी है, मजबूती के साथ यहाँ पर आज कारोबार होता हुआ दिख रहा है। दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ रहे हैं और एसएमएस भी कर रहे हैं। दिल्ली से एक एसएमएस आया है, इसी बीच दीपिका गुप्ता जी का पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स के बारे में जानना चाहती हैं। 35 रुपए के भाव पर इन्होंने 5,000 शेयर खरीदे हैं, करीब करीब 10 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा इनको हो रहा है। लेकिन पीटीसी इंडिया के नतीजों ने काफी निराश किया, काफी तेज गिरावट स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। मेरा चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स के? मुनाफा हो रहा है, वसूल लें या फिर एक रिलीफ रैली और ऊपर की तरफ ले जा सकती है इस शेयर को? देखिए फिलहाल तो चार्ट ये काफी डाउनट्रेंड में चल रहा है। मेरे हिसाब से जो इन्होंने बाय किया हुआ है वो तो काफी अच्छे लेवल में बाय किया हुआ है 35 के लेवल पे। और लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से अगर मैं मंथली और ईयरली चार्ट देख रही हूँ तो चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। अराउंड 50 के पास एक सपोर्ट जोन बनता है, उसके हिसाब से तो 50 के सपोर्ट पर इसको होल्ड करना चाहिए। रेजिस्टेंस अगर 75 का ब्रेक हो जाए तो ये चार्ट बहुत स्ट्रांग अपट्रेंड में आ जाएगा, तब वहां पर इसका टारगेट अराउंड 85 तक का लगता है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करिए स्टॉप लॉस 50 का, और अगर रेजिस्टेंस क्रॉस होता है 75 का तो 85 90 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करिए। ऑलराइट, चलिए इसी बीच मधु गुप्ता जी ने भी हमें फोन किया है, जयपुर से ये फोन आया है। मधु जी नमस्कार, बताइए आप क्या जानना चाहती हैं? आइडिया सेलुलर है मेरे पास। कितने शेयर? एक लॉट है मेरे पास। इसी सीरीज का है? हाँ, जून सीरीज का है 167.45 से। तो आज ही सुबह आपने खरीदा है क्या? कल। अच्छा, कल आपने खरीद के रोल ओवर, कल आपने जून सीरीज का लॉट ये खरीदा था? हाँ। ऑलराइट, किस भाव पर? जी, किस भाव पर आपने खरीदा ये? 167.45। 167.45, और इस सीरीज का ही आपका नजरिया है? हाँ। चलिए नीरा जी बताइए क्या करना चाहिए? देखिए चार्ट पे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं देख रही हूँ तो फ्रेश ब्रेकआउट आया था अराउंड 165 के पास ही, तो ये जब लॉन्ग टर्म में चार्ट अच्छा लगता है तो इंटरडे भी मुझे अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर इसको होल्ड करिए। स्टॉप लॉस अगर ट्रेडिंग के हिसाब से है तो थोड़ा छोटा सा ही स्टॉप लॉस देना चाहूंगी अराउंड 165 का। अगर 165 के नीचे आता है तो क्विट करिए, अदरवाइज होल्ड करिए। और टारगेट अराउंड 175 जब भी आपको मिल जाता है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करिए, बिकॉज ट्रेडिंग के हिसाब से छोटा सा टारगेट ही बहुत रहेगा। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के हिसाब से चार्ट बहुत अच्छा है, 190 195 पे टारगेट्स है। ऑलराइट, चलिए हमारे साथ शर्मिला जोशी.com की शर्मिला जोशी जी भी जुड़ चुकी हैं और काफी सारे और दर्शक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। दिल्ली चलते हैं, वहां से सोनू गुप्ता जी ने हमें फोन किया है। नमस्कार सोनू जी, बताइए आप क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी सोनू जी बताइए, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास वर्धमान टेक्सटाइल्स के 20 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 457। ऑलराइट, 457 पर आपने खरीदा था? हाँ जी, और टॉरेंट फार्मा है 20 शेयर्स एट द रेट ऑफ 680। 680 पर टॉरेंट फार्मा आपने खरीदा था? हाँ जी। और कितने समय पहले आपने टॉरेंट फार्मा खरीदा? मैं बताइए मैं क्या करूं? दोनों में आपको मुनाफा हो रहा है? हाँ चलिए शर्मिला से जानते हैं। शर्मिला हाय, गुड मॉर्निंग, बताइए ट्रैक करती हैं आप इन दोनों ही काउंटर्स को और क्या राय होगी, क्या करना चाहिए इन्हें? वेल ऑनेस्टली टॉरेंट फार्मा मोर देन वर्धमान टेक्सटाइल, लेकिन मैंने वर्धमान टेक्सटाइल के आंकड़े जरूर देखे। मेरे हिसाब से ये प्राइस पर काफी लॉट ऑफ द प्रॉफिट्स आर फुल्ली प्राइस इन वर्धमान टेक्सटाइल, बट आई मस्ट से कि बाकी अन्य टेक्सटाइल कंपनीज के उससे अगर आप कंपेयर करें तो वर्धमान टेक्सटाइल का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी काफी ठीक ठाक रहा है, तो इसमें भी बने रह सकते हैं। और टॉरेंट फार्मा में तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली टॉरेंट फार्मा में हालांकि ये क्वार्टर के आंकड़े इतने अच्छे नहीं थे, बट आगे चलकर जिस तरह की पॉसिबिलिटीज है और उनके लॉन्चेस है
और जिस तरह के मार्केट्स को वो आगे चलकर एड्रेस करेंगे, इन सबको देखकर ऐसे जरूर लगता है कि इसमें आप बने रह सकते हैं। मेरा फर्स्ट टारगेट क्लोज टू 1400 रहेगा। उसके बाद आप उसको फिर से रिविजिट करके सोच सकते हैं कि आपको इसमें बने रहना है कि नहीं। ऑलराइट, चलिए एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राशिला जी जुड़ चुकी हैं। राशिला जी नमस्कार, बताइए कहाँ से फोन किया आपने? हम जूनागढ़ सौराष्ट्र से बोल रहे। जी जी, पूछिए अपना सवाल। गति 200 में लिया हुआ है, 1000 है मेरे पास। 200 रुपए के भाव पर आपने खरीदा था और ट्रेडिंग का नजरिया था क्या आपका जब आपने पोजीशंस बनाई थी? हाँ। ऑलराइट, और इस समय करीब 14.5 रुपए प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है। नीरा बताइए, घबराने की जरूरत है या नहीं है, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए ये भी बताइए। देखिए, अगर शॉर्ट टर्म चार्ट देख रही हूँ तो खराब ही लग रहा है, बिकॉज अराउंड इसका 200 के आसपास का ही शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस बनता था, वहां पर ही इन्होंने बाय किया है। तो अब यहाँ पर जरूर एक स्टॉप लॉस जरूर देना चाहूंगी कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 160 का। अगर बाय चांस 160 के नीचे लुढ़कता है तो जरूर हर हालत में इसको क्विट कर लीजिए, बिकॉज वहां पर से दोबारा से सेल ऑफ आने पर 130 का नेक्स्ट जोन बनता है, वहां पर तक जा सकता है। तो 160 के स्टॉप लॉस में होल्ड करिए और देखिए ध्यान से, अगर ये 200 का रेंज जो कि पहले का सपोर्ट जोन था, अगर वहां पर आने पर ये फ्रेश ब्रेकआउट देने की तैयारी करता है या नहीं करता है। अगर वहां पर नहीं दे रहा है तो 200 के पास आने पर ध्यान से देखकर इसको क्विट कर लीजिएगा। फिलहाल होल्ड करिए 160 के स्टॉप लॉस पर। ऑलराइट, चलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाइए इस पोजीशन पर, ये राय हमारी एक्सपर्ट दे रही है। बाजार देखिए अच्छी तेजी दिखा रहा है, 8400 के ऊपर निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो आज प्रेशर में हैं। जिंदल स्टील एंड पावर पर नजर डालिए, कमजोर नतीजों के बाद आज फिर से इस शेयर में 6.5% की गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट और गहराती जा रही है। अडानी एंटरप्राइजेज भी इसी तरह का शेयर कल भी कमजोर था, आज भी यहाँ पर गिरावट गहरा रही है। अडानी पोर्ट और एसईजेड्स में भी लाल निशान के साथ ही आज फिर से दूसरे दिन कारोबार होता हुआ। एक ब्रेक लेते हैं और फटाफट हाजिर होंगे। अगर आप भी यहां पर जुड़ना चाहते हैं, अपने सवाल पूछना चाहते हैं, तो याद रखिए वो हेल्पलाइन नंबर जो हमारी स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में इस समय फ्लैश हो रहा है, यहां पर आपको फोन करना है और शर्मिला और नीरा देंगे आपके सवालों के जवाब। आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर बुलिश है मार्केट से इस समय अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। केवल 5 स्टॉक हैं निफ्टी के जो लाल निशान में आपको दिखेंगे और 5 में से 4 पीएसयू स्टॉक्स हैं जिनके कमजोर नतीजे आए हैं या फिर यहां पर चिंताएं बनी हुई हैं, लेकिन उनको छोड़ दीजिए तो निफ्टी के 45 शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। यहां पर एनएमडीसी, भेल, ओएनजीसी, ये कुछ शेयर जरूर आपको लाल निशान में दिखेंगे, लेकिन आप देखिए बाकी चौतरफा रैली आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। सौदा आपका में आज हम लेडीज स्पेशल कर रहे हैं और काफी सारी महिला दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। रेखा जी ने इसी बीच मुंबई से हमें फोन किया है। रेखा जी नमस्कार, बताइए कौन सा शेयर आपने खरीदा है? मैंने बॉम्बे बर्मा लिया है 430 में 100 क्वांटिटी। लॉन्ग टर्म कैसा है इसका फ्यूचर? और कब आपने पोजीशन बनाई है? हाँ, पोजीशन बनाई। कितने समय पहले खरीदा ये लास्ट वीक ही खरीदा है। लास्ट वीक खरीदा है। एक अच्छी रैली स्टॉक में भी देखने को मिली थी और इसलिए आप देखिए लास्ट वीक खरीदा है, 100 रुपए ऊपर है ये शेयर, इनको मुनाफा हो रहा है। नीरा, एक बेहतरीन रनअप स्टॉक में देखने को मिला है। अगर इसका हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो हम पाएंगे कि एक रनअवे रैली स्टॉक में देखने को मिली है। ये बताइए और कितनी स्टीम बाकी है, आपको लगता है इनको होल्ड करना चाहिए क्या इस पोजीशन को? देखिए टेक्निकली चार्ट में बहुत मजबूती है। इनफैक्ट 420 जिसके आसपास इन्होंने खरीदा है, वहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आया था, तो ऑफकोर्स वहां पर अच्छे दामों पे इन्होंने लिया है। इसको होल्ड कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग करनी हो तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बनती है, बिकॉज 550 के पास इसका पहला जो जोन है, प्रॉफिट बुकिंग जोन है, वहां पर आता है। तो 550 के पास इसका आ चुका है। यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करिए, बाकी इसको होल्ड करिए। स्टॉप लॉस अपना थोड़ा रिवाइज कर दीजिए, अराउंड 440 का, 440 टू 460 के अराउंड का स्टॉप लॉस बना लीजिएगा। होल्ड करिए, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी बनती है, बाकी पोजीशंस होल्ड करिए। काफी अच्छा चार्ट लग रहा है। ऑलराइट, चलिए तो चार्ट में कोई कमी नहीं है, यहाँ पर होल्ड करना चाहिए आपको। इसी बीच दीपा जी ने हमें फोन किया है, अमरावती से ये फोन हमें आया है। दीपा जी नमस्कार, बताइए आप क्या जानना चाहती हैं? आपको अपने टेलीविजन सेट का ऑडियो म्यूट पे करना होगा और उसके बाद आप अपना सवाल हमें पूछ पाएंगे, क्योंकि आपको करीब 4-5 सेकंड डिले से ऑडियो हमारा आएगा अगर आप टीवी पे हमें सुनने की कोशिश करेंगे। ये सभी दूसरे दर्शकों के लिए भी है जो इस समय हमें देख रहे हैं और आगे हमें फोन करना चाहते हैं। बताइए दीपा जी। हाँ, आई हैव 1000 शेयर। जी, कौन सी कंपनी के?
साउथ इंडियन बैंक। और कब खरीदे मैम? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले आपने खरीदे। और लंबी अवधि का नजरिया है या ट्रेडिंग का नजरिया है और अब आप थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान हो रहा है तो 1 साल और रख सकते हैं। ऑल राइट, चलिए 1 साल और इस पोजीशन को होल्ड कर सकती हैं। करीब करीब 8.5 रुपए प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है। आज ये शेयर सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि आज से ये एफएनओ में भी शामिल हुआ है। सबसे छोटा स्टॉक है शर्मिला जो एफएनओ में शामिल हुआ है। बाकी 14 कंपनियों को अगर आप टोटल देखें, साउथ इंडियन बैंक का किस तरह का परफॉर्मेंस इससे एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर 1 साल का नजरिया, और रखना चाहिए स्टॉक को इस समय? वेल ऑनेस्टली जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स के नतीजे थोड़े देव बीन अ मिक्स बैग। सम ऑफ देम कुछ बैंक्स ने ये जरूर दिखाया है कि एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आई है। आई थिंक विद साउथ इंडियन बैंक द इम्पोर्टेंट थिंग टू ट्रैक इज आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट यू सेड कि इस कॉन्ट्रैक्ट से इज गॉटन इंक्लूडेड इन एफएनओ, और क्योंकि दिस इज वन ऑफ द लोअर प्राइस स्टॉक, आई एम श्योर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग इंटरेस्ट कमिंग इनटू द स्टॉक। और फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो यही जरूर है कि मैनेजमेंट ने ये कहा है कि FY16 में उनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी है। और मेरे हिसाब से अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि ओवरऑल इकोनॉमी इंप्रूव होती है अगले 2 सालों में, तो जाहिर सी बात है कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बैंक्स पर भी पड़ेगा। उसके अलावा आई थिंक वी आर 2 days अवे फ्रॉम इम्पोर्टेंट RBI मीटिंग, तो ऐसे में आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू एग्जिट अ बैंक। मेरे हिसाब से बने रहिए, और अगर आपका 1 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली बने रहिए, नहीं तो कम से कम आई थिंक टिल RBI पॉलिसी एंड 1 more quarter आप जरूर साउथ इंडियन बैंक में बने रहे। इनफैक्ट जो आज इंक्लूजन्स हुए हैं एफएनओ के, उनमें अगर आप देखें और अब एफएनओ के स्टॉक्स देखें जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, तो ज्यादातर नाम है उसमें। पेज इंडस्ट्रीज 6% ऊपर, SRF भी आज ही ऐड हुआ है 5.5% की बढ़त, कावेरी सीड 5.5% ऊपर। ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो ऐड हुए हैं, तेजी दिखा रहे हैं। कैस्ट्रॉल एक और ऐसा उदाहरण जहां करीब करीब 4% की बढ़त देखने को मिल रही है। अजंता फार्मा हो, वहां पर भी देखिए 4% तक की तेजी। तो बाजार में एक अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है, और इन एफएनओ इंक्लूजन वाले शेयरों में बढ़त ही के साथ कारोबार हो रहा है। चलिए गुलबर्ग चलते हैं, हमारे साथ वहां पर शारदा जी जुड़ चुकी हैं वहां से। शारदा जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? मैं 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि 3 to 4 years के लिए मैं कौन से शेयर में इन्वेस्ट करूँ, सो दैट मेरे को अच्छा रिटर्न मिले। और 1.5 लाख रुपए आप निवेश करना चाहती हैं, ये भी बताइए कि जी, इट्स 1 लाख। 1 लाख रुपए आप निवेश करना चाहती हैं। और ये भी बताइए कि आप पहली बार शेयर बाजार में पैसा लगा रही हैं या पहले भी आपके पास शेयर है पोर्टफोलियो में? नहीं, मैं पहली बार पैसा लगा रही हूँ। ऑल राइट, चलिए वेलकम। सबसे पहले तो यही कहूंगा, बताइए शर्मिला, 1 लाख रुपए को अगर एलोकेट करना हो तो कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स को आज चुनना चाहिए लंबी अवधि के नजरिया हो तो? ऐसे क्योंकि वो ये उनकी पहली परचेस रहेगी, मेरी राय तो यही रहेगी कि सब फ्रंटलाइन स्टॉक्स में लगाए, एंड आई थिंक बाय 7 or 10 स्टॉक्स और सब में इक्वली अपना पैसा लगाए, एंड देन जस्ट राइड ऑन इट फॉर आई थिंक 2-3 years, और उसके बाद ही पोर्टफोलियो को रिविजिट करें। ये नहीं कि रोज के रोज उठकर रेट्स देखे। आई थिंक दैट काइंड ऑफ पॉलिसी नेवर रियली वर्क्स आउट। यही एक हो सकता है कि आप पूरे पैसे साथ में नहीं लगाए, लेकिन थोड़े थोड़े लगाए, बाय इन ट्रांचेस ऑफ मे बी 30,000 और समथिंग लाइक दैट। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 7 या 10 स्टॉक का ये रखिए, उसमें एक फार्मा जरूर रहना चाहिए। तो वो फ्रंटलाइन फार्मा में से या तो आप सन फार्मा लीजिए या डॉक्टर रेड्डी लीजिए। कीप वन कैपिटल गुड्स नेम इन इट, आई वुड गो विथ लार्सन एंड टूब्रो। कीप वन IT नेम इन इट। टेक महिंद्रा के नतीजे खराब आए, सो मे बी यू कैन वेट फॉर दैट, बट मे बी यू कैन बाय एन HCL टेक और एन इन्फोसिस। इस तरह का एक स्टॉक लीजिए। डेफिनेटली बाय वन FMCG मेजर। माय बेट वुड बी टू आइदर बाय एन हिंदुस्तान यूनिलीवर ये रेट में, या तो आप मिड कैप में से यू कैन लुक टू बाय आइदर यू कैन लुक टू बाय अ डाबर, आई थिंक एट दिस लेवल। इसमें आपको 2-3 सालों में अच्छे पैसे बन सकते हैं। सो आई थिंक इस तरह का एक इंफ्रा प्ले जरूर लीजिए इसमें। ट्राई एंड बाय अनदर फार्मा प्ले बोथ फ्रॉम द मिड, स्लाइटली मिड कैप, यानी नॉट फ्रॉम द निफ्टी, लेकिन इट कुड बी एनीथिंग आई थिंक जिसके नतीजे आगे चलकर जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और आगे चलकर भी अच्छे हो। फ्रॉम द फ्रंट लाइन यू कैन लुक एट अ लुपिन, और यू कैन लुक एट मे बी अ स्टॉक लाइक अ बायोकॉन जो मुझे काफी पसंद है। सो आई थिंक इस तरह का आप 7 या 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाइए, और उसमें एज आई एम सेइंग
इक्वली पैसे लगाइए और इन्वेस्टेड रहिए 2-3 सालों के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो दिग्गज है जहां पर आपको खरीदारी करने की चेष्टा करनी चाहिए और धीरे धीरे पैसे लगाइए, एक साथ पूरे के पूरे 1 लाख रुपए आज ही बाजार में मत निवेश करिए। ये राय निकल कर आ रही है। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे एनएमडीसी के सीएमडी नरेंद्र कोठारी जी। आपको याद होगा कल बाजार बंद होने के बाद एनएमडीसी के नतीजे आए, आज शेयर में एक थोड़ा सा मामूली सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए और आगे का आउटलुक क्या है, ये सब जानेंगे नरेंद्र जी से ब्रेक के उस पार। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हम बात कर रहे हैं एनएमडीसी की। जी हां, एनएमडीसी ने चौथी तिमाही के कमजोर नतीजे पेश किए हैं और कमजोर नतीजों के बाद आज हमने स्टॉक में दबाव भी देखा है। चलिए, आगे का आउटलुक क्या है कंपनी का, क्या वजह रही इस कमजोर नतीजों के पीछे, कंपनी के सीएमडी नरेंद्र कोठारी जी हमारे साथ फोन लाइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब नरेंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले जानना चाहूंगा, चौथी तिमाही के नतीजे हमने देखा बेहद कमजोरी बने रहे, क्या बड़े हाईलाइट्स थे जिसके चलते आपको ये कमजोरी देखनी पड़ी? मेरी परफॉर्मेंस Q4 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% प्रोडक्शन पर 22% का प्रोडक्शन एंड सेल्स में डाउन रहा है एंड 31% जो है मार्जिन्स में डाउन रहा है। जो पिछले साल का Q4 था, हम कंपेयर कर रहे हैं Q4 प्रीवियस ईयर टू Q4 ऑफ दिस ईयर। प्रीवियस ईयर Q4 के अंदर हाईएस्ट लेवल $120 की प्राइस चल रही थी और इस Q4 के अंदर प्राइस हैज कम डाउन टू लेस देन $50। यही सब एक वजह थी। स्टील डिमांड भी सके, तो इसलिए डिमांड भी कम थी, प्राइसेस भी कम थी और इसकी वजह से रिजल्ट्स भी थोड़े से Q4 के अंदर कंपेरेटिवली उतने अच्छे नहीं रहे जो होने चाहिए थे। और सुनना होगा वो क्या कह रहे हैं। Consumer movement in India has to be visualized. The present act was framed in 1986, and when it was framed in 1986, our economy was entirely different. I remember when I started learning my first lessons in politics and economy, a favorite subject of all our speeches used to be that consumerism has to be discouraged, because India was a land of scarcity, and in a land of scarcity you must spend less and consume less. And this act in 1986 was framed when we were still a land of scarcity. And if you remember, almost everything was rationed. It's only in the last 20-25 years that we've seen that scarcity cracking up right in front of us. When we all first entered Parliament, the most valuable right we used to have was to allocate telephone connections to people. We had a right to allocate gas connections till people stopped coming to us. Not many people remember that in the 60s and 70s, every MP also had a right to allot 2 HMT watches every year. Now, that is the state of the economy as it existed, because the country had to save, it had to consume less. If you remember, in the mid-1960s, the then Prime Minister Shastri ji had given a call, skip 1 meal a day, 1 meal a week, because that's how you'll be able to save food grain. And suddenly, we've now found that the grammar, the idiom of politics and economy is entirely different. चलिए, अरुण जेटली जी काफी इंटरेस्टिंग और पुरानी बातें यहाँ पर बताते हुए, लेकिन हम बात कर रहे हैं एनएमडीसी की। कोठारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोठारी साहब, चौथी तिमाही में हमने देखा था सेल्स में भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिला था। आपको क्या लगता है आगे चलकर डिमांड इंप्रूव होगी तो सेल्स में बढ़त देखने को मिलेगी, या आपको लगता है कि इसी तरह का क्योंकि मांग में कमी है तो यहाँ से डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगी? कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, आयरन ओर का जो है इट्स कमोडिटी मार्केट। ये इंटरनेशनल मार्केट में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एवरीथिंग इज अलाउड, एनीबडी कैन इंपोर्ट फ्रॉम एनीवेयर। ये पूरी दुनिया में कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। दुनिया के अंदर आयरन ओर का
सरप्लस कैपेसिटी है, 20% सरप्लस कैपेसिटी है, और 20 to 25% सरप्लस कैपेसिटी है, रिक्वायरमेंट कम है। तो जो बहुत सारे इंटरनेशनल बिग हाउसेस हैं लाइक वाले, BHP बिलिटन, रियो टिंटो, जिनके पास में कुछ नई माइंस में काफी एक्सेस, तो इस साल के अंदर प्राइस प्रेशर की वजह से काफी प्राइसेस कम हुई। चाइना में डिमांड भी थोड़ी कम हुई है और इसकी वजह से प्राइस, और हम लोग भी इंसुलेटेड नहीं है, हम लोगों को भी अपनी प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि हमको डोमेस्टिक सप्लायर को कम्पिटिटिव प्राइस पे आयरन ओर देना है। अदरवाइज स्टील प्लांट अगर ठीक से नहीं चलेंगे तो हम लोग आयरन ओर किसको बेचेंगे। तो ये सब चीज देखते हुए ये बहुत ही मार्केट ड्रिवन है, स्टील के ऊपर प्रेशर रहा है, इसकी वजह से ये हुआ है। और मैं आने वाले समय में देखता हूं कि अभी फिर थोड़ा प्राइस फॉर्म अप होना चालू हुआ है। आई होप कि 60 to 70 के बीच में प्राइस रहेगा, इंटरनेशनल बेंचमार्क प्राइस जो अभी $60 $62 के आसपास में है। ऑलराइट, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच आप देखिए सेंसेक्स, जी हाँ, ट्रिपल सेंचुरी लग चुकी है यहाँ पर, और निफ्टी में इंतजार हो रहा है सेंचुरी लगने का। 92 पॉइंट्स का शानदार उछाल निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। 8,412 का स्तर आपको इस समय निफ्टी पर दिखेगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बेहतरीन, चौतरफा तेजी भारतीय बाजारों में आज देखने को मिल रही है। एक अच्छी खासी रैली देखिए यहाँ पर बनी हुई है। इवन ये रैली मिड कैप स्टॉक्स में भी देखने को मिल रही है। जेपी इंफ्रा जैसे स्टॉक्स देखिए जहां नतीजे थोड़े ठीक ठाक आए, वहां पर बढ़त है। प्राज इंडस्ट्रीज एक इसका उदाहरण है, जहां पर पिछले करीब 15-20 मिनटों में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। डबल डिजिट परसेंटेज गेन्स में ये दोनों ही स्टॉक्स देखिए ट्रेड करते हुए। प्राज पर अब 20% का अपर सर्किट लग गया है। तो ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा खासा ट्रेडिंग मोमेंटम बना हुआ है। दिग्गजों पर नजर रखिए, HDFC बैंक, HDFC, ये दोनों ही ट्विंस देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। L&T जिसके नतीजे कल आने वाले हैं, यहाँ पर भी बढ़त देखी जा रही है, और इन्फोसिस भी अच्छा तेजी के साथ ही यहाँ पर कारोबार कर रहा है। सारे सेक्टर इंडाइसेस इस समय हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। चलिए वापस रुक करते हैं NMDC का। हमारे साथ कंपनी के CMD कोठारी साहब जुड़े हुए हैं। कोठारी साहब, आपने कहा है कि अगले 7 सालों में यानी 2022 तक कंपनी एम कर रही है कि वो अपना प्रोडक्शन करीब 100 MT बढ़ाए, यानी एक CAGR ग्रोथ आप 24% की बात कर रहे हैं। कैसे मुमकिन हो सकता है ये बताइए, और ये भी बताइए कि आप कुछ और एक्विजिशंस करने का विचार कर रहे हैं, प्लान्स क्या हैं अधिग्रहण के फ्रंट पर? मैं आपको ये बता रहा हूं, हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिव प्लान बनाया है 100 मिलियन टन का, क्योंकि कंट्री के अंदर 2024-25 में स्टील का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी प्लान है 300 मिलियन टन होगी, और आज वो 100 मिलियन टन है। तो उसी रेशियो के अंदर हम भी अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, उस लेवल पे लाना चाहते हैं। अभी मेरा कैपेसिटी 32 मिलियन है, हमने 30 मिलियन टन प्रोडक्शन किया है। मेरी 2 नई माइन इस बार अभी रेडी हो गई हैं और थोड़ा अपग्रेड हो रहा है। सो इस साल के अंत में मेरी कैपेसिटी 48 मिलियन टन हो जाएगी। ये 2015-16 के में मेरी कैपेसिटी 48 मिलियन टन हो जाएगी। फिर हमने और भी जो माइंस हैं, हमने JVs बनाई हैं छत्तीसगढ़ मिनरल कॉर्पोरेशन के साथ, उड़ीसा के साथ, कर्नाटक के साथ, जहां हम SPV में काम कर रहे हैं, जहां स्टील प्लांट के अंदर में भी काम हो रहा है। तो वहां पे हमको डिफरेंट माइंस मिलना है, और वहां सब करके तो हम 75 मिलियन टन 2018-19 के अंदर पहुंचेंगे, और उसके बाद 2021-22 के अंदर 110 मिलियन टन पहुंचेंगे। इसके अंदर हमारी माइन जो लेगेसी आयरन ओर माइन ऑस्ट्रेलिया में है, उसमें से भी हमारा प्रोडक्शन आएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारा प्लान है, और हम लोग डेफिनेटली 21-22 तक 100 मिलियन टन की कैपेसिटी पे पहुंच पाएंगे। चलिए, शुक्रिया कोठारी साहब समय निकालने के लिए और कंपनी का आउटलुक हमसे शेयर करने के लिए। लेकिन देखिए, आप स्टॉक जिस तरह से प्रेशर में है, अच्छे बाजार में ये शेयर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। 3.5% कमजोर है। निफ्टी के 50 शेयरों में देखिए 4 ही शेयर लाल निशान में दिखेंगे, बाकी सारे 46 स्टॉक्स हरे निशान में। और सबसे बड़ा टॉप लूजर आज दरअसल निफ्टी का NMDC का ही शेयर है। मेटल कंपनियों ने काफी कमजोर नतीजे पेश किए हैं। शर्मिला, ये बताइए NMDC अब यहाँ से क्या करें, गिरावट में खरीदें या दूर रहना ही सही होगा? गिरावट में ले सकते हैं, लेकिन कैवेट यही रहेगा कि आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की कंपनी के प्लान है और प्राइसिंग है अभी, इन दोनों पर आई थिंक मार्केट को काफी क्वेश्चन मार्क्स है। प्लान इसलिए क्योंकि जिस तरह का रैंप अप प्लान किया है उस तरह का अगर होता है तो देयर इज नथिंग लाइक इट, लेकिन यू विल वेट टू सी कि वो किस तरह से ट्रांसलेट होता है एक्चुअली, कि आगे चलकर क्या वो उस पर डिलीवर कर सकते हैं। और जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, वी आर सीइंग ग्लोबली
वीकेंड प्राइसेस, और जैसे मैनेजमेंट ने भी कहा कि दे आर नॉट ऑपरेटिंग इन अ बबल, सो दे हैव टू बी रेलिवेंट टू वर्ल्ड प्राइसेस, और उसमें इंप्रूवमेंट आने में थोड़ा समय लग सकता है. सो इट्स अ स्टॉक आई लाइक, बट एज आई सेड कि आपको अगर आप ले तो आपको थोड़ा समय बना रहना पड़ेगा. सो यू हैव टू बाय विद अ 12 to 18 मंथ काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव. ऑलराइट, चलिए तो ये रहा है निकल कर आइए एनएमडीसी पर. वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे. आप देखते रहिए CNBC आवाज. स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर. काफी सारे दर्शक हैं जो आज सौदा आपका लेडी स्पेशल में हमें फोन कर रहे हैं और अपने सवालों के जवाब जानना चाह रहे हैं. एनी जी ने मुंबई से हमें फोन किया है. नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका. हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग. मेरा नाम एनी है. हाँ, तो मैंने जो है जेट एयरवेज बाय किया है जी 403 पे. ऑलराइट, ठीक है. 500 शेयर्स बाय किए मैंने. और ट्रेडिंग का नजरिया है आपका. हाँ, राइट, कैश में. ऑलराइट, चलिए नीरा जी से जानते हैं. नीरा जी बताइए कहाँ स्टॉप लॉस रखे हैं और जेट एयरवेज का चार्ट कैसा लगता है आपको. इस स्टॉक ने भी जनरली देखा है इन्वेस्टर्स को तो पैसा बनाकर नहीं दिया है. बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं. जब भी ये थोड़ी बहुत भी मूवमेंट आती है तो इसमें कोई ना कोई न्यूज या कुछ ना कुछ हो जाता है कि वापस ही सेल ऑफ में आ जाता है. फिलहाल चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है. अब लगता है कि जैसे ब्रेकआउट की तैयारी दे रहा है. ब्रेकआउट की तैयारी देगा 400 के ऊपर ही. अगर डिसिसिवली उसके ऊपर बन जाता है तो ये चार्ट काफी अच्छा हो जाएगा. इससे नीचे अराउंड 350 के पास, 350-360 के पास बहुत अच्छी सपोर्ट लगाई है जो कि तोड़ नहीं पा रहा है. तो उसके हिसाब से टेक्निकली चार्ट काफी स्ट्रांग हो गया है. 400 के ऊपर इसका पहला टारगेट अराउंड 550, 520 तक का बनता है. तो इसको होल्ड करिए. स्टॉप लॉस जरूर रखिए 360, 350 का, और होल्ड करिए. 500, 550 का टारगेट बनता है. ऑलराइट, चलिए दिल्ली चलते हैं. दिल्ली से हमारे साथ विजय कुमारी गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं. विजय जी नमस्कार, बताइए कौन सा शेयर आपने खरीदा. हाँ, मैंने खरीदा है रिलायंस इंडस्ट्री 2700 रुपए के रेट से 15 शेयर हैं. 2007 से होल्ड किए हुए हैं. RIL. यस यस. 2700 रुपए के भाव पर आपने खरीदा था, लेकिन उसके बाद ये बोनस भी आया था. आप ये बोनस से पहले का भाव बता रही हैं मेरे ख्याल में. हाँ जी हाँ जी. तो ऑलराइट, चलिए और कौन सा शेयर है आपके पास. पेनार इंडस्ट्रीज है 400 शेयर 62.50 के रेट. 62.5 पर पेनार इंडस्ट्रीज भी है आपके पास. 12 रुपए प्रति शेयर का यहाँ पर नुकसान हो रहा है. पेनार में भी लंबी अवधि का नजरिया है क्या आपका. हाँ जी हाँ जी. चलिए पूछते हैं यहाँ पर शर्मिला से. शर्मिला बताइए क्या करना चाहिए. मेरे लिए रिलायंस तो होल्ड रहेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आई मे नॉट, यानी जो उनका प्राइस रहेगा वो 1400 के करीब रहेगा. आई थिंक इवन इफ यू टेक इट एज एक्स बोनस, तो वहां पहुंचने में आई एम नॉट लुकिंग एट दैट एज अ टारगेट. लेकिन जरूर आई थिंक ये लेवल गलत लेवल होगा बेचने के लिए, क्योंकि जिस तरह के नतीजे रिलायंस के आए हैं और जिस तरह की पॉसिबिलिटीज है आगे चलकर, आई थिंक 1150 का लेवल हम जरूर देख सकेंगे रिलायंस पर. तो इसमें आप बने रहिए. पेनार इंडस्ट्रीज, आई एम वेरी ऑनेस्टली आई डोंट ट्रैक इट टू क्लोजली, सो आई वुडंट लाइक टू कमेंट. चलिए चार्ट्स पूछ लेते हैं पेनार के कैसे लगते हैं. नीरा बताइए चार्ट्स में कुछ दम लगता है क्या आपको. देखिए चार्ट्स के अंदर जब भी ये ऊपर जाता है रेजिस्टेंस के पास, हमेशा वहां लग के एक सेल ऑफ आता है और वापस नीचे लुढ़क जाता है. तो फिलहाल मैं यही कहूंगी कि अगर आपने बाय किया है तो जरूर एक स्टॉप लॉस रखिए 45 रुपीज का, जहां पर पीछे ये 2 बार डबल बॉटम बनाकर बना चुका है. अगर 45 पर लेवल नहीं टूटता है तो जरूर मुझे 52-55 तक का लगता है. बट अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो क्विट करिए, अदरवाइज होल्ड करिए. 52 का एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है जो कि अगर क्रॉस करता है तो चार्ट पे लगता है कि 60 का लेवल दिखा सकता है. तो होल्ड करिए. रेजिस्टेंस को बहुत ध्यान से देखिए. अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो 60 का लेवल बनता है. ऑलराइट, चलिए तो बस स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस लेवल्स पे आपकी पैनी नजर होनी चाहिए. RIL में होल्ड करने की राय. एक डिस्क्लोजर भी आपको यहाँ पर देना चाहूंगा. CNBC आवाज जो आप इस समय चैनल देख रहे हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है. इसी के साथ शर्मिला आपसे विदा लेना होगा. जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर आज के लिए. काफी स्टॉक्स की चर्चा हुई है. आई मे हैव अ पोजीशन इन सम ऑफ द स्टॉक्स. शुक्रिया शर्मिला आपका. नीरा आप हमारे साथ बने रहिए. वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपके फेवरेट सेगमेंट फटाफट शेयरों पर राय देंगी नीरा. एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं.
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। कुछ देर पहले सेंसेक्स 300 पॉइंट से ज्यादा का उछाल दिखा रहा था और अब थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से और नीचे, लेकिन अभी भी देखिए 275 अंक की बढ़त के साथ ही यहां पर कारोबार हो रहा है। 85 अंकों पर इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 8400 के स्तर को ये भी होल्ड ही कर रहा है। चलिए अब वक्त है आपके सवालों के फटाफट जवाब देने का। हमारे साथ हमें मनोज जी ने बिलासपुर से अपना सवाल पूछा है। एचसीसी पर इनका सवाल है। इनके पास 1000 शेयर हैं, 31 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदे। 3 रुपए 40 पैसे प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है। नीरा बताइए क्या करना चाहिए? होल्ड ही करना पड़ेगा। 26 रुपए का जरूर स्टॉप लॉस लगा कर रखिए। अगर रेजिस्टेंस और 9 का ब्रेक होता है तो 32 रुपीज का टारगेट है, होल्ड करिए। ललिता जी ने मुंबई से हमें सवाल पूछा है। जेके टायर इनके पास है 122 रुपए के 500 शेयर। यहाँ पर क्या राय होगा? करीब 12.5 रुपए प्रति शेयर का नुकसान इस पोजीशन पर। होल्ड करिए। लगता है कि 105 के पास में काफी अच्छा सपोर्ट लगा है, वही स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करिए। रेजिस्टेंस रहेगा 120 का, उसको ब्रेक करते ही साथ ही मुझे ये चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। 150-155 का टारगेट लगता है, होल्ड करिए। मेरठ से सीएन शर्मा जी ने अपना सवाल पूछा है और उनके पास कोटक महिंद्रा बैंक के 50 शेयर हैं जो इन्होंने 1370 रुपए के भाव पर खरीदे। 13 रुपए प्रति शेयर का इस पोजीशन पर इनको फायदा हो रहा है। मुनाफा वसूल लें या फिर पॉलिसी तक का इंतजार करें? देखिए चार्ट में बहुत अच्छी फॉर्मेशन बनाई हुई है, काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है इसने अराउंड 1300 के आसपास का, तो होल्ड करिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1350 का और 1450 का इसका टारगेट है, होल्ड करिए। दिल्ली से श्रीवास्तव जी ने अपना सवाल पूछा है और जानना चाहते हैं कि फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में क्या करें। 32 रुपए 40 पैसे पर इनके पास शेयर हैं। 275 करीब 1 रुपए 40 पैसे का इनको नुकसान हो रहा है। फर्स्ट सोर्स क्या करना चाहिए? होल्ड ही करना पड़ेगा बिकॉज मुझे लगता है 27 के पास ने काफी अच्छी सपोर्ट बना ली है, क्योंकि वहां पर 2-3 बार गया है तो तोड़ा नहीं है। होल्ड करिए। स्टॉप लॉस 27 का ही रहेगा और आगे चलते हुए इसका टारगेट राउंड 35 तक का लगता है, होल्ड करिए। सूरज जी ने सवाल पूछा है। सवाल है बॉम्बे डाइंग पर और इनके पास 500 शेयर हैं 70 रुपए के भाव पर। 2.5 रुपए प्रति शेयर के आसपास का नुकसान इस पोजीशन पर। बॉम्बे डाइंग कैसा लगता है चार्ट पर? चार्ट से अपट्रेंड में है, होल्ड करिए। 65 का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि ये जिस ढंग से चल रहा है 75-78 तक का इसका टारगेट लगता है, होल्ड करिए। 170 रुपए के भाव के 75 शेयर हैं ज्योति के पास और जोधपुर से ये एसएमएस आया है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज चार्ट पर कैसा लगता है आपको? करीब 6.25 रुपए प्रति शेयर का नुकसान इस पोजीशन पर। देखिए स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जा रहा है, तो मेरे हिसाब से इसको बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म चार्ट के बेसिस पर ही रखना पड़ेगा। अराउंड 155-150 के स्टॉप लॉस और 150 के स्टॉप लॉस इसको रखिए, बिकॉज अगर ये 150 का स्टॉक तोड़ता है तो जरूर बहुत ज्यादा सेल ऑफ आ सकता है। फिलहाल होल्ड करिए और अगर ये 170 का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है तो भी वहां पर क्विट करने की सोचेगा। चलिए मीरा जी, वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर्च के लिए? हमारी कंपनी में हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है स्टॉक्स में जिनके बारे में अभी हमने चर्चा करी है। शुक्रिया नीरा आपका समय निकालने के लिए और आज इस शो में आने के लिए। और आपका मैं फिलहाल मुझे दीजिएगा, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमोडिटी राउंडअप। नमस्कार।